चलिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं और आर्टिकल नंबर 5.1 में ऐसी कोई खास बात इसने लिखी नहीं है। बोर्ड में जो बात की है, मतलब वो कह रहा है भाई देखो फोर्स कहाँ से लगता है। फोर्स के बारे में एक बात तो मैं आपको बात बता दूं कि एक किसी बॉडी पे किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप कोई फोर्स लगाना चाहते हैं तो कांटेक्ट होना चाहिए। ये कांटेक्ट होगा, इसके बाद ही इस पे फोर्स ट्रांसमिट होगा। किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो एक लिंक होना चाहिए। ये लिंक, एक पत्थर को मैं अपने हाथ में उठाता हूं और यहां से यहां तक लाता हूं, तो इस कांटेक्ट से फोर्स ट्रांसमिट होता है। तो डैश करके एक बात बस ये लिख दीजिए सीधे कि a link or a contact is necessary, a link or a contact is necessary to transmit force. कहता है बॉल अगर रेस्ट पे है, फुटबॉल अगर रेस्ट पे है तो उसे मोशन में लाने के लिए आपको उसे किक मारना पड़ेगा ना। आपका पैर उस बॉल को टच करना चाहिए ना। अगर स्टोन को आपको ऊपर फेंकना है तो आपको इसे अपवर्ड डायरेक्शन में अपने हाथ से पुश देना पड़ेगा ना। A breeze causes the branches of a tree to swing. तो ट्री पर एक ब्रीज का फोर्स है ना, कांटेक्ट है ना, वहां पे कांटेक्ट इज द कीवर्ड। A strong one wind can even move heavy objects, लैंडस्लाइड वगैरह की हम बातें करते ही हैं। A boat moves in a flowing river without anyone rowing it. तो बोट भी जो चल रही है वो ब्रीज के फोर्स के कारण चल रही है। कहता है क्लियरली सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट। बॉडी को अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये हम लोग लगा पाते हैं एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से। Likewise, an external force is needed also to retard or stop motion. अगर कोई बॉडी चल रही है और आप उसे रोकना चाहते हैं तो आपको उसे रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। You can stop a ball rolling down an inclined plane by applying a force against the direction of its motion. बॉल ऊपर से आ रही है और आप उसे रोकना चाहते हैं तो मोशन के अगेंस्ट आप अपने हाथ से टच करिए, कांटेक्ट करिए। In these examples, the external agency of the force, hands, wind, stream, etc., is in contact with the object. The key word is in contact. खैर हम इस पे एक भी स्टार नहीं देंगे, और पर हाँ टर्मिनोलॉजी तो डेवलप कर रहे हैं शुरू में। इस चैप्टर के बारे में कुछ कीवर्ड्स डेवलप कर रहे हैं। तो पहला कीवर्ड है कांटेक्ट। दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ये अब खैर एक एक्सेप्शनल बात पे आ गया। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, ग्रेविटी की बात अगर करें, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से छोड़ दूं तो ये नीचे जाता है, और इसमें नीचे खींचने के लिए मैंने इसको एक तरीका तो एक रस्सी से बांध के से खींच दो तो तब भी मोशन होगा। ये जो ग्रेविटी की फील्ड है, ग्रेविटी का फोर्स है, ये बिना लिंक के भी काम करता है, क्योंकि मुझे यहाँ लिंक दिखता नहीं है। यहाँ है, फील्ड में है ये, और फील्ड का एक फोर्स होता है। फील्ड के जब फोर्स होते हैं तो आपको लिंक दिखता नहीं है। खैर ये बातें भी बिल्कुल ही यूजलेस हैं। इसने बोल्ड लेटर्स में लिखी जरूर हैं पर ये यूजलेस हैं। डैश करके आप लिख सकते हैं एक बात कि फील्ड फोर्सेस can act on a body even from a distance. जो फील्ड फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो फील्ड फोर्स हैं ये एक बॉडी पे काम कर सकते हैं इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट। विदाउट एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट आप कह सकते हैं इनविजिबल लिंक है। यहाँ लिंक है तो पर हमें दिख नहीं रहा है, इनविजिबल लिंक है। In short, a force is required to put a stationary body in motion or to stop a body, and some external agency is needed to provide this force. The external agency may or may not be in contact with the body. So may not be in contact वाले को आप भूल जाइए। आप तो यही मानिए कि फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगाना है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को अलग से देख लेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, कभी कभी मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। फिलहाल 11th में जब आप हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपसे जहां जहां कांटेक्ट है वहां से एक फोर्स आएगा, और उसके अलावा एक mg आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिना कांटेक्ट के। बस so far so good, but what if a body is moving uniformly, scattered
तो पहले तो एक लाइन डैश करके ये लिख दीजिए, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट a stationary body in motion. A force is required to put a stationary body in motion or stop a moving body. बस एक फोर्स की हमें जरूरत पड़ती है। अगर बॉडी रेस्ट से आपको मोशन में लाना चाहते हैं तो आप उस पर फोर्स लगाइए, और यदि मूविंग बॉडी को रोकना चाहते हैं तो आप उस पर फोर्स लगाइए। बस हम अब इनका क्वेश्चन लिख ही देते हैं। क्वेश्चन लिख दीजिए, इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन? Is an external force required to keep a body in uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब साफ साफ पहले लिख दीजिए। यूनिफॉर्म मोशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन इन स्ट्रेट डायरेक्शन। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन इन स्ट्रेट डायरेक्शन। अब अगर मैं एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दूं, नॉर्मली हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जब हम एक बॉल को धक्का देते हैं तो बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाती है, और बॉल को मोशन में बनाए रखने के लिए आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। पर यहाँ हम एयर फ्रिक्शन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। अगर बॉडी को आप यूनिफॉर्म मोशन में रखते रहना चाहते हैं तो आपको लगता है कि हाँ इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। यही है एरिस्टोटल्स फैलेसी के नाम से पढ़ाया भी जा रहा है। तो हमें ये नाम वाम की कोई आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स में साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एरिस्टोटल ने कुछ ऐसे ही सोचा कि भाई बॉल जो है थोड़ा धक्का देते हैं तो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। पर सच्चाई ये है कि वो एयर फ्रिक्शन की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। तो अगर वैक्यूम की बात करें, एयर फ्रिक्शन ना हो, कोई भी रिटार्डिंग फोर्स ना हो, तो आपको बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। अगर कहीं किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन ना हो, जमीन पे भी फ्रिक्शन ना हो, तो जमीन पे आप एक बार बॉल को एक लुढ़का दीजिए। एक बार जो मोशन बिगिन हो गया ना, और लॉन्ग फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, तो बॉडी जिंदगी भर चलती रहेगी। रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आंसर है नो। आंसर है नो, और साफ साफ लिख दीजिए, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, देन once a body is given an initial push, एक बार बॉडी को इनिशियल पुश दे दें, then the body will continue its straight line, it's straight line motion. The body will continue its straight line motion with uniform speed forever. Body will continue its straight line motion with uniform speed forever. Of course, अगर आप उसे रोकोगे, जब तक कोई फोर्स लगाओगे रोकने के लिए, तो एक अलग बात है। तो क्लियर बात है कि यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आप दूर खड़े होकर देखते रहो बस। उस पर बुरी नजर भी मत लगाओ, उसका भी एक फोर्स लग जाएगा, शायद रुक जाएगी। अगर बॉडी में वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन करनी है तो हमें उस पर कोई फोर्स अलग से तो नहीं लगाना है, बशर्ते कि फ्रिक्शन ना हो। यही बात है बस। यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए, मोशन क्रिएट करने के लिए तो फोर्स लगेगा आपको। एक बॉल रेस्ट पे पड़ी है तो उसे किक मारना ही पड़ेगा आपको। मोशन क्रिएट करने के लिए तो फोर्स लगाना पड़ेगा। पर एक बार बॉडी मोशन में आ गई और किसी प्रकार का कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर आप उसे कोई बार बार किक नहीं मारना पड़ेगा आपको। एक मार्बल कंचे को इमेजिन करिए, मार्बल के फ्लोर पे कंचे को इमेजिन करिए, और मार्बल को इमेजिन करिए, और मार्बल फ्लोर पे खूब लंबा ट्रैक इमेजिन कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं। ताजमहल वगैरह में जाके आप कंचा रुका दीजिए तो शायद ही रुके वो, शायद ही रुके। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर हमें भी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए फोर्स नहीं लगता। शायद हमें ये ख्याल आता तो है, कहीं अंदर से तो आवाज आती है कि यार बिना फोर्स के मोशन कैसे होगा।
इसीलिए ये एरिस्टोटल जैसे साइंटिस्ट भी काफी उलझन में रहे इस समय काफी। पर नहीं, अगर आपने एक बार मोशन क्रिएट कर दिया और ऑपोजिंग फोर्स नहीं है, तो फिर आपको मोशन मेंटेन रखने के लिए कोई एडिशनल फोर्स लगातार नहीं लगाते रहना पड़ता। वही कह रहा है एरिस्टोटल ने जो लॉ है एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। इसको आप ना पढ़ें। फिर वो एरिस्टोटल के आर्गुमेंट में फ्लॉ की बातें कर रहा है, तो ये पूरा पोर्शन आप छोड़ सकते हैं। 5.2 का आप पूरी तरह छोड़ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये बात आप बिल्कुल एक बात समझ लीजिएगा कि हम लोग तो सिंप्लीफाइड फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम रियल फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ये आप कभी मत समझना कि जो एक्चुअल सिचुएशंस होती हैं और जो रियल सिनेरियो होता है उसी को हम एनालाइज करते हैं, वो तो हम लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं ये। तो एक्चुअल सिनेरियो हम लोग हमेशा सिर्फ सिंप्लीफाइड केसेस ही पढ़ सकते हैं। हमेशा पूरी फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में आप आइडियल सिचुएशन लेके ही पढ़ेंगे, नॉट द रियल सिचुएशन। इसलिए हम एयर फ्रिक्शन, यद्यपि वो हमेशा होता ही है, बट हम उसे इग्नोर जीरो ही मानते हैं। सवाल बोलेगा फ्रिक्शन है तो मानेंगे कि फ्रिक्शन है, और नहीं तो कुछ नहीं बोला है मतलब फ्रिक्शन हम इग्नोर करेंगे। कुछ नहीं बोला है इसका ये मतलब नहीं कि रियल सिचुएशन लेंगे, कुछ नहीं बोला है इसका मतलब आइडियल सिचुएशन लेंगे। थ्रू आउट आप हर चैप्टर में ध्यान रखिए। अब हम आर्टिकल नंबर 5.3 की बात कर रहे हैं, जो कि कह रहा है लॉ ऑफ इनर्शिया। Galileo studied motion of objects on inclined plane, objects moving down an inclined plane, moving up, motion from horizontal plane is an intermediate situation. Galileo concluded the object moving on a frictionless horizontal plane must neither have acceleration nor retardation. It should move with constant velocity. एकदम इस डायग्राम इसने बनाए हुए हैं। इंक्लाइंड प्लेन, एक इधर इधर खड़ा इंक्लाइन, ज्यादा स्टीप इंक्लाइन प्लेन है, कम स्टीप इंक्लाइन प्लेन है, फिर बॉल कभी नीचे आ रही है, बॉल ऊपर जा रही है, फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन है। फिर इसने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ये सारी बातें काम की नहीं है हमारे। कभी वो स्लोप डिक्रीज कर रहा है इंक्लाइन प्लेन का, कभी इंक्रीज कर रहा है। लॉ ऑफ इनर्शिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ कुछ बातें उसने की हैं, और मेरे को ये फिगर 5.1 बी के ऊपर जो एक लास्ट लाइन दिख रही है, वो कह रहा है इन अदर वर्ड्स मोशन नेवर सीजेस, मोशन कभी स्टॉप होता ही नहीं है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स एन आइडियलाइज सिचुएशन। और हम लोग सिर्फ आइडियलाइज सिचुएशन ही पढ़ेंगे। हम लोग आइडियल बच्चे हैं, आइडियल स्टूडेंट हैं, और हम आइडियल सिचुएशन ही पढ़ेंगे। इन प्रैक्टिस द बॉल डज कम टू स्टॉप आफ्टर। इन प्रैक्टिस, रियलिटी में क्या होता है मत बात करो यार, हम अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमारा एक बना है उसे कमजोर मत करो। However, if there were no friction, the ball would continue to move with a constant velocity on a horizontal plane. एनसीईआरटी की जिम्मेदारी है तो कि आपको पहले आइडियल सिचुएशन बता दे, फिर सामने रियल सिचुएशन की भी बात कर ले, पर आप उसे हमेशा ये कहना कि यार रियल के बारे में कुछ मत बताओ हमें, क्यों हमारा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक कर दोगे तुम। रियल की बात ये कहीं भी आप करें उसे इग्नोर कर देना, हमको रियलिटी नहीं जाननी, हमें सिर्फ आइडियल कंडीशंस में ही बातें करनी है। इसको तो रियल सिचुएशन में क्या होगा वो बताना पड़ेगा, पर अगर आपने उसको पढ़ा तो आपका जो अच्छा खासा थोड़ा स्ट्रेंथ कम हो जाएगी आपके कॉन्सेप्ट की। आप ओवर थिंकिंग में पड़ जाएंगे, कभी भी अचानक ध्यान से आ जाएगा कि आपको यार ये रियल केस तो नहीं है, और कभी भी आप अपना नेगेटिव कर देंगे। वो कह रहा है एक लाइन आप डैश करके लिख दीजिए, स्टेट ऑफ रेस्ट। बड़ी प्यारी बात की है इसने। इस और गैलीलियो वगैरह और एरिस्टोटल वगैरह के नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर इक्विवेलेंट। बड़ी प्यारी बात की है इसने। द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर इक्विवेलेंट। मैं कहता हूं आप इस पे 3 स्टार लगा लीजिए। कहता रेस्ट पे बोलो, रेस्ट की बात करो या यूनिफॉर्म मोशन की बात करो, कहता है बात एक ही है। कहता है इन बोथ दीज केसेस
There is no net force acting on the body. ये साफ साफ और लिख दीजिए, अगली लाइन लिख दीजिए और 5 स्टार लगा दीजिए, 5 लगवा स्टार लगा दीजिए। इसमें जब मैं नेट बोल लूंगा तो आप नेट को और बड़ा बड़ा भी लिख दीजिएगा और बोल दीजिए if a body is at rest, if a body is at rest or is in uniform motion in a straight line, if a body is at rest or is in a uniform motion in a straight line, it is in equilibrium. It is in equilibrium. ये equilibrium का केस है. It is in equilibrium because there is no net force. Net को highlight कर दीजिए या net force पूरे को highlight कर दीजिए. There is no net force acting on the body. अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में भी है तो आप जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए आपको फोर्स बाहर से नहीं लगाना है, खुद ब खुद बॉडी चलती रहेगी। रोकने वाला बस कोई ना हो तो फिर ये कभी रुकेगी नहीं। एक बार मोमेंटम आ जाए हमारे अंदर, एक बार मोमेंटम आ जाए फिर देखो क्या शौक से आप पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते ही रहोगे, चलते ही रहोगे। हाँ, कभी कभी टेस्ट होंगे, मार्क्स कम आएंगे तो ऑपोजिशन आएगा, वो तब पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, तब रुक जाने की इच्छा होगी। अदरवाइज आपने एक बार मोमेंटम पकड़ लिया तो आप चलते ही रहोगे। खैर, बॉडी रुकी हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, खैर हमारे डिस्कशन के लिए बात एक ही, हम इन दो सिचुएशंस को सदा एक मानेंगे, चाहे बॉडी रुकी हो चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चल रही हो। हमारे लिए इन दोनों बातों में कोई फर्क है ही नहीं, क्योंकि दोनों केसेस में फोर्स जीरो है। बड़ी प्यारी बात है, 5 स्टार देने लायक बात है। फिर वो कह रहा है टू मेंटेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन वी नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल force to counter the frictional force so that the two forces sum up to zero net external force. क्वेश्चन लिख दीजिए, एक क्वेश्चन लिख दीजिए, ठीक है। कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स of 2 Newton, a constant frictional force of 2 Newton act on a body in a direction so as to oppose its motion. A constant frictional force of 2 Newton act on a body in a direction so as to oppose its motion. What should be done? What should be done to maintain? What should be done to maintain the body in uniform motion? What should be done to maintain a body in uniform motion? अगर आपने उसको धक्का देके छोड़ दिया तो फ्रिक्शन के मारे रुक जाएगी, और आप चाहते हैं कि नहीं वो चलती रहे, तो शर्त यह है कि आप बॉडी पे नेट फोर्स जीरो क्रिएट करो। ऐसा लिख दीजिए, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। सो एन external constant force of 2 Newton, external constant force of 2 Newton should be applied on the body in forward direction. External force of 2 Newton should be applied on the body in forward direction so as to nullify the effect of frictional force. So as to nullify the effect of frictional force. बढ़िया, एक ऐसी एनसीईआरटी की लाइनों में से ही क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आपके स्कूल एग्जाम्स हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई मेन, एनसीईआरटी की लाइनों में से ही क्वेश्चन बनेंगे। जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी पढ़ें उतना अच्छा है। कहता है टू समराइज इट, if the net external force is zero, a body at rest continues to remain at rest and a body in uniform motion continues with uniform velocity. This property of body is called inertia. तो अब अपन हेडिंग दे देते हैं, इनर्शिया, आप हेडिंग दे दीजिए इनर्शिया, और इनर्शिया का तात्पर्य, इसका मतलब है जो हमेशा ही आपको पहले क्लिक करना चाहिए, उसका जो कीवर्ड है जो इनर्शिया को डिस्क्राइब करता है वो आप बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज। हमारे अंदर भी इनर्शिया होता है, हम भी चेंज होना नहीं चाहते।
अगर हम पढ़ रहे हैं रात में और फ्लो बना हुआ है तो हमारा मन करता है बस पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, या म्यूजिक सुन रहे हो या व्हाटएवर। और अगर आप सवेरे लेटे हुए सो रहे हो तो आपका उठने का मन नहीं करता। रेजिस्टेंस टू चेंज इज नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। हम जो कर रहे हैं बस हमको लगता है बस ऐसे ही सब चलता रहे। रेजिस्टेंस टू चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट पे ही रहे, वो अपने आप को मोशन में लाए जाने को अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहेगी कि वो चलती ही रहे, वो अपने रोके जाने को रेजिस्ट करेगी। ये इनर्शिया के बारे में हम यही लिखते हैं। इनर्शिया की डेफिनेशन कायदे से तो सिर्फ इतनी सी हो सकती है, रेजिस्टेंस टू चेंज। दिस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। सपोज आप इनर्शिया को डिफाइन करते हैं शॉर्ट नोट्स में, हालांकि इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है नहीं और अलग से कोई पूछेगा नहीं आपसे कि इनर्शिया को डिफाइन करिए, आज स्कूल एग्जाम की बात अलग है। फिर भी अगर आप वो कॉन्सेप्ट लिखना चाहते हैं तो आपके पास की वर्ड है, की कॉन्सेप्ट कुछ आ रहा है। इनर्शिया के आगे को अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं तो बस इतना सा लिख दीजिए, रेजिस्टेंस टू चेंज, खत्म। पूरा डिटेल डेफिनेशन स्कूल एग्जाम के हिसाब से हम बता रहे हैं, ऐसा लिख दीजिए। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, नहीं, इनर्शिया को मुझे डिफाइन करना है तो लिख दीजिए, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, inertia of property by virtue of which a body does not change its state of rest. A body does not change its state of rest or of uniform motion. Body does not change state of rest or of uniform motion unless an external force acts on the body. Unless an external force acts on the body, बस। Inertia वह प्रॉपर्टी है, inertia is the property the body does not change state of rest or uniform motion. Inertia के कारण बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करती। हम ये भी लिख दीजिए inertia के बारे में, एक लाइन और भी लिख दीजिए आप, if a body is at rest, it will tend to continue in its state of rest. It will tend to continue in its state of rest. It will oppose it being brought in motion. It will oppose it being brought in motion due to its inertia. It will oppose it being brought in motion due to its inertia. ये बॉडी अपने आप को मोशन में लाए जाने को ऑपोज करेगी अपने इनर्शिया के कारण। It will oppose it being brought in motion due to its inertia. और अगली लाइन में लिख दीजिए, if a body is in uniform motion, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो it will tend to continue its motion. It will tend to continue its motion in straight line with same speed. It will tend to continue its motion in straight line with same speed. Straight line with same speed को आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई बहुत खास बात तो नहीं है, पर सेम स्पीड खासतौर से बड़ी बात है और डायरेक्शन भी सेम है। बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो इट विल टेंड टू कंटिन्यू इट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद सेम स्पीड एंड its inertia, due to its inertia it will oppose, it will resist word use बार बार करते हैं हम लोग, it will resist its motion being stopped, its motion being changed. ये किसी भी चेंज को अपोज करता है। हम किसी भी चेंज को अपोज करते हैं, चाहे वो चेंज हमारी अच्छाई के लिए हो, चाहे हमारी भलाई के लिए हो, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, प्रोग्राम करके ऊपर वाले ने हमें भेजा है।
It is inbuilt, and if it is there, we should not have any kind of guilt about it. It is there. Reasons होते हैं जब तो हम अंदर से इंटरनल जब रीजंस होते हैं तो फिर आप उस इनर्शिया को ओवरकम करके कुछ बड़ा कर दो, वो अंदर से आना चाहिए। अंदर से अगर आपको आ गया तो आप खुद का इनर्शिया ओवरकम कर लेते हैं। इनर्शिया भी अंदर ही अपने आप ही है, और वही रीजंस बनते हैं किन्हीं कारणों से। कोई रीजन होता है, आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ जज्बा है आपके अंदर, तो फिर आप अपने इनर्शिया के अगेंस्ट काम करते हैं। ओके फाइन, चलिए अब हम हेडिंग दे दीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आर्टिकल नंबर 5.4 में है। ये कह रहा है मैकेनिक्स के 3 लॉज हैं न्यूटन्स के। वर्ड मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स में वही फर्क है। काइनेमेटिक्स में जब हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो ये नहीं देखते कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, और मैकेनिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स की बात भी करेंगे। कहीं ऊपर आप मार्जिन में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, जरूरत है नहीं कि मैकेनिक्स वी स्टडी द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स। मैकेनिक्स में हर मोशन को किसने क्रिएट किया है हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये जो न्यूटन के लॉ है मैकेनिक्स के लॉ, और अब हम जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स वो मैकेनिक्स है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ प्लेन वाज काइनेमेटिक्स, और अब जो आप पढ़ रहे हैं वो न्यूटन्स लॉ एंड हेंसफोर्थ वो मैकेनिक्स। तो न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है वो हम लिख रहे हैं, आप लिख दीजिए। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion. Every body continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line. Every body continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force. Unless compelled by some external force. वही की वही बात है जो इनर्शिया ने कहा, वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया। Every body continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force. अगर बाहर से फोर्स लगाएंगे तो इसके विपरीत कुछ होगा, अदरवाइज तो यही होगा कि रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगी। हाँ, वो ध्यान रखिए कि वो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन होना चाहिए, और वो भी कांस्टेंट स्पीड वाला। ओके, तो ब्रैकेट में साफ लिख दीजिए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो द लॉ is same as the law of inertia. जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। मैं इनर्शिया के बारे में एक बात ऐड कराना चाहूंगा, जो आपने इनर्शिया हेडिंग दी थी वहीं आप कहीं जगह ढूंढ के ऐड कर दीजिए कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी। हमने बताया था कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ऐसा ऐसा होता है। मतलब ये लिख दीजिए, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज इट हैज नो फॉर्मूला। जो फॉर्मूला नहीं है वो तो सब एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं, और वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। इनर्शिया पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, इनर्शिया के बारे में आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा पेपर में। वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रॉपर्टी। इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं, इसलिए उसमें हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं गया है, इसलिए वो भी ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड वो भी नहीं रहने वाला है। वो इसी बात को फिर से कह रहा है, कहता अगर बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही बनी रहती है तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही बनी रहती है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन होता तो मैं तो जब बॉडी को यहाँ छोड़ता था ग्रेविटी में तो टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी जीटी हो जाती थी। मैं इनिशियल वेलोसिटी यू से 0 से किसी बॉडी को छोड़ता था ग्रेविटी में तो जी एक्सेलरेशन उस पर काम करता था, और 1 सेकंड में उसकी बॉडी वेलोसिटी में चेंज जी होता था, और t सेकंड में वेलोसिटी में चेंज जीटी हो जाता था। तो एक्सेलरेटेड मोशन अगर है तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी।
और अगर वेलोसिटी सेम रह रही है तो मतलब एक्सेलरेशन है। बॉडी रेस्ट पे थी और रेस्ट पे ही बनी हुई है तो एक्सेलरेशन नहीं है, वरना v = u + at से उसमें वेलोसिटी आ जाती है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है u और v फाइनल v = u + at में v = u + at में अगर v और u सेम है तो फिर जरूर ये वाला टर्म 0 है। बॉडी अगर रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही बनी रहती है तो उसमें एक्सेलरेशन 0 है, और बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो भी उसका एक्सेलरेशन 0 है। आप तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को अगर मैं चाहूंगा कि आप उसे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करें तो मैं आपको उसका कीवर्ड ये लिखवाऊंगा। अब आप उसको लिख दीजिए शॉर्ट नोट्स के हिसाब से। न्यूटन्स का बस खाली फर्स्ट लॉ ये कहता है नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। अगर फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये आप स्कूल एग्जाम में ये डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं, पर अपने समझने के लिए, जैसे इनर्शिया के लिए आपके पास एक कीवर्ड है और उससे ज्यादा इनर्शिया के बारे में आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो कीवर्ड ये है रेजिस्टेंस टू चेंज। बड़ा सुंदर वो डिस्क्रिप्शन है इनर्शिया का। ऐसे ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का इतना डिस्क्रिप्शन काफी है कि फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और कोई फोर्स नहीं होगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इस टाइप की बातें, ऐसा कुछ क्रिएटिव चीजें अगर आप शॉर्ट नोट्स में ले जा सकें, वरना थियरी शॉर्ट नोट्स में नहीं जानी चाहिए, पूरे स्टेटमेंट्स शॉर्ट नोट्स में नहीं जाने चाहिए, और आपके काम आएंगे। अगर आप फिजिक्स में स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो शॉर्ट नोट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुंदर शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें थियरी कम से कम हो, और ऐसे ही किसी कीवर्ड्स के साथ हो, फॉर्मूले ही फॉर्मूले हो बस, और बस वो सामने रखिए टेबल पे, उसी टेबल पे सामने रखिए और PYQ खोल के बैठ जाइए। क्वेश्चंस करिए न्यूमेरिकल वाले जिनमें डिजिट्स। 1 महीने 2 महीने में फिजिक्स विल बी योर फेवरेट, लड़ना पड़ेगा आपको उससे। शॉर्ट नोट्स बनाइए चैप्टर के कंप्लीशन पे, बीच बीच में मत बनाइए। चैप्टर के कंप्लीशन पे शॉर्ट नोट्स बनाइए, स्टडी टेबल पे शॉर्ट नोट सामने रखिए, एनसीईआरटी बंद कर दीजिए, कोई किताब और टेबल पे ना हो, और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके टेबल पे हो, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वाले, और लड़ते रहिए उनसे, लड़ते रहिए। बहुत जल्दी जब एक चैप्टर के न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे तो फिर सारे चैप्टर के बन जाएंगे, क्योंकि बाकी चैप्टरों में सिर्फ फॉर्मूला ही तो बदलेगा, मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स तो सेम ही रहेंगे, कैलकुलेशन स्किल्स तो वही रहेंगी। बहुत जल्दी आप फिजिक्स को अपना फेवरेट बना सकते हैं, एक बार लड़िए। और मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि 23 के नीट में फिजिक्स में अगर आप 150 स्कोर नहीं लाते हैं तो शायद आपको ड्रॉप कर लेना पड़ेगा। इट इज द नीड ऑफ द आवर, करना ही पड़ेगा। टारगेट should be at least 150. That is very easily attainable with the kind of questions that are being asked these days. It is easily attainable. और कंपल्शन भी है, नहीं लाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा। रैंक की तो बात छोड़ दीजिए, अच्छे कॉलेज की तो बात छोड़ दीजिए, सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वो, अब मेरे को इस डेफिनेशन को आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो यही कह रहा है, if the net external force on a body is 0, no force, its acceleration is 0, no force, no acceleration. Acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body. ये लाइन अलग से चलिए लिख दीजिए, ऐसे बातें तो वही हैं, लिख दीजिए। Acceleration can be non-zero. Acceleration in a body can be non-zero only if there is a net को मैं बहुत हाईलाइट करना चाहता हूं, there is a net external force on the body. Acceleration can be non-zero. बाहर से अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, भाई वो भी वही बात कह रहा है, बाहर से अगर फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। आगे कहता है, two kinds of situations are encountered in the application of this law in practice. In some examples we know that the net external force on the object is 0. In that case we can conclude that the acceleration of the object is 0. For example, a spaceship out in interstellar space far from all objects and with all rockets turned off, all its rockets turned off. स्पेसशिप में है, रॉकेट्स
बंद है, its acceleration according to the first law must be zero. अब स्पेस में कोई ऑपोजिंग फोर्स तो है नहीं, स्पेस में कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं है. Its acceleration according to first law must be zero. If it is in motion, it must continue to move with a uniform velocity. मान लीजिए इंटरस्टेलर स्पेस में कोई डस्ट वस्ट भी नहीं है, एटमॉस्फेयर तो 300-400 किलोमीटर तक रहता है, वहीं तक डस्ट मानी जा सकती है, और बहुत हाइट पर स्पेस में जो आप जा रहे हैं जेफ बेजोस बनकर, तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा. The more often, however, we do know all the forces to begin with. In that case, we know that an object is unaccelerated, that is either at rest or in uniform linear motion. We can infer from the first law that the net external force on the object must be zero. ठीक है, जब भी बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है. ग्रेविटी इज एवरीवेयर. फॉर टेरेस्ट्रियल फेनोमेना, टेरेस्ट्रियल मतलब रिलेटेड टू अर्थ, तो ब्रैकेट में आप नहीं लिख सकते हैं. टेरेस्ट्रियल मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू अर्थ, उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं. फॉर टेरेस्ट्रियल फेनोमेना बस ग्रेविटी तो हर जगह रहती है. अर्थ के आसपास जब आप रहेंगे, हालांकि खैर हर जगह ग्रेविटी तो रहती है. इन पर्टिकुलर एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स टू द अर्थ. लिंक हो या ना हो, कांटेक्ट हो या ना हो, ग्रेविटी का फोर्स mg हर ऑब्जेक्ट पे लगता ही लगता है. ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन जनरली एक्सपीरियंस फ्रिक्शन. कहता है अब ग्रेविटी भी है, फ्रिक्शन भी है, विस्कस ड्रैग भी है. एयर फ्रिक्शन को विस्कस ड्रैग कह देते हैं, जमीन पे जो फ्रिक्शन होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं, और एयर फ्रिक्शन को हम कई बार विस्कस ड्रैग के नाम से भी पुकारते हैं. एक ही बात है, वो एयर फ्रिक्शन. विस्कस ड्रैग मतलब एयर फ्रिक्शन. कहता है if then on earth an object is at rest or in uniform linear motion, it is not because there are no forces acting on the body. कह रहा भाई अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई एक भी फोर्स ही नहीं है. ग्रेविटी का तो है. एक बॉडी ग्राउंड पे रखी है तो ऐसा नहीं है कि उस पर एक भी फोर्स नहीं है, और इसलिए वो नेट फोर्स पे, इसीलिए तो मैं हाईलाइट कर रहा था कि उस पर नेट फोर्स जीरो है. अगर एक फोर्स ग्रेविटी का है तो एक फोर्स कहीं से और आ भी रहा होगा. अगर एक ही फोर्स उस पर होता नीचे की तरफ तो उसके एक्सेलरेटेड मोशन को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी. पहले तो आप ये लाइन लिखिए. If there is a net force on a body, if there is a net force on body, howsoever small, कितना भी छोटा हो, 0.000001 न्यूटन का भी हो, अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे भी होगा तो there will be an acceleration in the body. There will be an acceleration in the body in the direction of net force. अगर बॉडी पे नेट फोर्स है, कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके एक्सेलरेटेड मोशन को दुनिया की कोई ताकत कर रोक नहीं सकती. कितने ही बड़े पहाड़ को आप इमेजिन कर लें, अगर वो रेस्ट पे है तो उस पर नेट फोर्स जीरो है. अगर बहुत बड़ा पहाड़ है और 0.000001 न्यूटन का भी उस पर एक नेट फोर्स है तो उसमें एक्सेलरेटेड मोशन तो होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता. फोर्स है तो एक्सेलरेशन, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन. तो वो यही कह रहा है कि अर्थ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो ऐसा नहीं कि देयर आर नो फोर्सेस, एक भी फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है. देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, बट बिकॉज़ द वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेस कैंसिल आउट, that is add up to zero net external force. ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं है, कई हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो है. उसीलिए हम नेट पे हाईलाइट कर रहे थे लगातार. आगे कहता है कंसीडर अ बुक एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इट इज सब्जेक्टेड टू 2 एक्सटर्नल फोर्स. अगर एक टेबल पर अगर एक बुक रखी है तो इट इज सब्जेक्टेड टू 2 एक्सटर्नल फोर्सेस. नंबर 1, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वेट W. अगर टेबल पर एक किताब रखी है तो डेफिनेटली उस पे एक तो W है ही है. mg को हम W भी कहते हैं.
अगर किताब एक टेबल पे रखी है तो एक फोर्स तो उस पर W है ही, और एक फोर्स जरूर फिर टेबल जहां कॉन्टैक्ट है उसी का एक रिएक्शन होगा। नेट फोर्स कुछ भी कहो जीरो ही है। कहता है इट्स वेट W एक्टिंग डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल, इसको हम नॉर्मल फोर्स R कहते हैं। तो बस ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हैं कि डिस्कस द इक्विलिब्रियम, discuss the equilibrium of a book kept on a table। एक बुक टेबल पे रखी है, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्कस करिए। एक बुक टेबल पे रखी है, उसके इक्विलिब्रियम को डिस्कस करिए। तो वही आपको बोलना पड़ेगा भाई, इस पे दो फोर्सेस हैं, इस पे दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स है, इसमें दो फोर्सेस हैं। नंबर वन, एक फोर्स है W एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ये टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, इस पे एक फोर्स W नीचे काम कर रहा है और दूसरा इसका रिएक्शन है R। इसका एक फोर्स है W और दूसरा फोर्स है इसका रिएक्शन, और इसे किन्हीं कारणों से हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का एक्चुअली मतलब होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो टेबल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है, इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअली मैंने यहाँ पे बुक के वेट ने टेबल को प्रेस किया, बुक के वेट ने टेबल को प्रेस किया, ये है एक्शन। और इट इज नॉट पर्टिकुलरली वेरी ट्रू, बट इनिशियली समझाने के लिए मैं इसका सहारा ले सकता हूँ कि बुक ने टेबल पे जो फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन के वैसे हम नाम न लें तो ज्यादा अच्छा है। बुक ने टेबल को दबाया और टेबल ने अपने दबाए जाने को अपोज किया। एक्शन रिएक्शन वर्ड अभी हम पर्पसली अवॉइड कर रहे हैं। बुक ने टेबल पे कुछ लगाया फोर्स और टेबल को पसंद नहीं आई ये बात, तो टेबल ने पलट के एक फोर्स लगाया, इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। मैं एक्शन रिएक्शन वर्ड्स यूज नहीं कर रहा, किसे एक्शन कहना है और किसे रिएक्शन कहना है, ये बातें थोड़ा डिस्कशन के लायक हैं और पूरे डिस्कशन के बाद ही हम सीख पाएंगे। बस एक लाइन लिए लिख दीजिए कि नॉर्मल रिएक्शन R इज अ सेल्फ। पहली बात तो ये है कि लिख दीजिए बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दे आर बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट and therefore the net force is zero, और net force zero है, so the book is in equilibrium। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। इस पे नेट फोर्स जीरो है तो बुक रेस्ट पे ही बनी रहेगी और बुक इक्विलिब्रियम में ही बनी रहेगी। बुक इक्विलिब्रियम में है। अलग से अगली लाइन में लिख दीजिए, ये क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त हो गया है, और अगली लाइन में लिख दीजिए कि नॉर्मल रिएक्शन R इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बस भाई, जितना अगर तुम 2 किलो की बुक रख रहे हो तो शायद उस हिसाब से फोर्स पैदा हो गया। भारी चीज रख रहे हो और वो भी रेस्ट पे है तो रिएक्शन उतना ही अपने आप बढ़ गया होगा। हल्का ऑब्जेक्ट रख रहे हो वो भी इक्विलिब्रियम में है, और भारी ऑब्जेक्ट रख रहे हो वो भी इक्विलिब्रियम में है। 100 किलो का ऑब्जेक्ट अगर तुमने रखा और वो रेस्ट पे है तो नीचे से उसी हिसाब से फोर्स आया होगा, तो उसको संभाल ले। कमजोर टेबल होगी तो नीचे टपक पड़ेगा, भारी टेबल होगी, अच्छी मजबूत टेबल होगी तो उसको संभाल लेगा। तो जो रिएक्शन आता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, इस पे कोई स्टार देने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है इस डिस्कशन को समझाने का हमारा तरीका ये है, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड बात नहीं है, इसलिए मैं इसे कॉपी में नहीं लिखवाऊंगा। कहता है बुक को हम देख पा रहे हैं कि वो रेस्ट पर है, क्योंकि बुक रेस्ट पे है इसलिए उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। हम ये तो देख रहे हैं कि बॉडी रेस्ट पर है इसलिए उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, और एक फोर्स अगर W है तो दूसरा फोर्स R मस्ट बी इक्वल टू W। बॉडी तो रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम वर्ड ज्यादा अच्छा है, इक्विलिब्रियम वर्ड थोड़ा साइंटिफिक वर्ड है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स जीरो है और उस पर एक फोर्स W है तो दूसरा फोर्स R उस W पे इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। ये ओके। Consider the motion of a car starting from rest, picking up speed and then moving on a smooth straight road
पहले कार ने रेस्ट से स्टार्ट किया और बाद में वो स्मूथ रोड पे आ गई। पहले कार रेस्ट पे थी, आपने उसे एक्सेलरेट किया, उसकी स्पीड बढ़ गई और फिर वो स्मूथ रोड पे आ गई और अब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। When the car is stationary, जब कार स्टेशनरी थी उस पर कोई फोर्स नहीं था। ड्यूरिंग पिकअप इट एक्सेलरेट, जब वो पिकअप हो रहा है गाड़ी तब तो आपने एक्सीलरेटर दबाया ही है और गाड़ी की स्पीड चेंज हो भी रही है, 0 से 1 2 3 4 5 हुई भी है, तो उस पिकअप के दरमियान गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है बस। ड्यूरिंग पिकअप इट एक्सेलरेट, दिस मस्ट हैपन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर इसने एक्सेलरेशन किया है तो इसके कार के बाहर से फोर्स आया हो, दिस मस्ट हैपन ड्यू टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा नहीं होता कि कार में हमने पेट्रोल डाला है और इसके कार चल रही है, कार के अंदर इंजन में जो पावर डेवलप हुआ है उसकी वजह से कार चल रही है, ऐसा नहीं होता, वो हम आपको बाद में समझाएंगे। कहता है एक्सटर्नल फोर्स आना चाहिए, अगर कार एक्सेलरेट कर रही है तो उसके लिए बाहर से फोर्स आना चाहिए। नोट, इट हैज टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स। The acceleration of the car cannot be accounted by any internal force. किसी internal force से कार कभी नहीं चलती। This might sound surprising, but it is true. The only conceivable external force along the road is the force of friction. तो आप डैश करके ये तो बात लिख दीजिए, बाकी समझेंगे बाद में, डैश करके लिख दीजिए। When car accelerates on ground, कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे जब चलता है, any motion on ground is due to force of friction. वहां तो और कोई फोर्स हो भी नहीं सकता, जमीन पे तो और कोई फोर्स हो भी नहीं सकता, जमीन में तो इंजन है नहीं, इंजन तो कार के अंदर है, पर फोर्स आना चाहिए बाहर से। साफ साफ लिख दीजिए, एनी मोशन ऑन ग्राउंड इज ओनली ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पूरी बातें बाद में क्लियर होंगी, पर अगर आप ये मानते हैं कि बाहर से फोर्स आना चाहिए, वो तो क्या होता है कि कार का इंजन जमीन को पीछे मारता है, जो टायर है ना कार के, वो जमीन को पीछे मारते हैं, तो जमीन टायर को आगे मारती है, वो सब बातें बाद में होंगी। पर जितना भी मोशन इस धरती पे होता है, पृथ्वी पे होता है, आसमान की बात नहीं कर रहा, जमीन पे जितना भी मोशन होता है, चाहे वो सांप का सरकना हो, whatsoever the case may be, it is only due to friction. तो ये हम बचपन से बड़ा गलत समझते हैं कि फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज ही करता है। सारे जितने मोशन तुम देखते हो जमीन पे, वो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण होते हैं। फ्रिक्शन उतना बड़ा विलन है नहीं जितना हमारी पुरानी क्लासेस ने इसको बना दिया है। The only conceivable force along the road is a force of friction. It is a frictional force that accelerates the car as a whole. As a whole, car में acceleration frictional force के कारण हुआ है। इसको हम section 5.9 में पढ़ेंगे। When the car moves with constant velocity, there is no external force. ये लाइन लिख दीजिए। When car moves with constant velocity, there is no external force. There is no net external force. Sorry, net word कभी भूलना नहीं है आपको। There is no net external force. Net word is very very important. बस आगे कह रहा है, the property of inertia contained in the first law is evident in many situations. Suppose we are standing in a stationary bus and the driver starts the bus suddenly. आप बस में खड़े हैं और बस ड्राइवर अचानक झटके से स्टार्ट कर देता है, आप खड़े हैं, बैठे नहीं हैं, तो आपको झटका लगता है। We get thrown backwards with a jerk. Our feet are in touch with the floor. हम लोगों के पैर जो हैं वो जमीन के कांटेक्ट में हैं, बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, शायद वहाँ अच्छा लिंक है, मजबूत लिंक है, तो एक्चुअली मेरे पैर तो बस के साथ आगे चले जाते हैं, मेरा जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो वहीं पीछे रह जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बस अचानक किसी ने चला दी तो हमको लगता है हम पीछे चले गए, एक्चुअली हम पीछे नहीं गए हैं, हमारे पैर आगे गए और हमारा धड़, ऊपरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी वहीं रह जाता है जहाँ था, इसलिए हमको लगता है somebody has thrown us backwards। एग्जाम ओरिएंटेड बातें नहीं है, इसलिए इस बारे में मैं कुछ लिखवा नहीं रहा। We get thrown backward with a jerk. Our feet are in touch with the floor. If there is no friction, we would remain where we were, while the floor of the bus would simply slip forward until our feet and the back of the bus would flip forward. मतलब ये खैर अभी भी फ्रिक्शन की बात कर रहा है कि एक्चुअली फ्रिक्शन के कारण आपकी ग्रिप बनी हुई है, फ्रिक्शन ने आपके पैरों को ऐसे उलझा लिया, और जब गाड़ी आगे जा रही है ना तो आपके पैर भी फ्रिक्शन के कारण, इस फ्रिक्शन के कारण ऐसे इंटरलॉकिंग हो गई है, आपके पैर भी फ्रिक्शन के कारण एक्चुअली आगे गए हैं, वो ये कह रहा है। एक फोर्स है, आपके पैरों पर एक फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, वो आपको आगे ले जा रहा है, और ऊपर तो फ्रिक्शन है नहीं, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, जहां वो था, पैर आगे चले गए क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे आगे ले गया। Our feet are in touch with the floor. If there were no friction, we would remain where we were, while the floor of the bus would simply slip forward
until our feet and the back of the bus would hit us. However, fortunately, there is some friction between the feet and the floor. If the start is not too sudden, that is, the acceleration is moderate, the frictional forces would be enough to accelerate our feet along with the bus. But our body is not strictly a rigid body. लोहे की रॉड तो अंदर मेरे ऊपर से नीचे तक डली हुई नहीं है. Rigid body तो मेरी बॉडी है नहीं. Flexibility है मेरे अंदर. पूरी rigid body होती तो मैं ऐसा होल पूरी बॉडी में चल देता. क्योंकि rigid body मतलब लिंक, ब्रैकेट में एक लाइन लिख दीजिए. Rigid body मतलब लिंक of transmission of force. बाद नहीं बातें होंगी ये सारी बातें. It is deformable, that is, it allows some relative displacement between different parts. What this means is that while our feet go with the bus, the rest of the body remains where it is due to inertia. Related to the bus, therefore, we are thrown backward. बस के रिस्पेक्ट में अगर कोई आदमी बस में बैठा है और मुझे देख रहा है, तो वो ये नहीं कहेगा कि वो जो बैठा है वो खुद भी आगे चला गया बस के साथ. वो ये भी नहीं कहेगा कि मेरे पैर आगे चले गए बस के साथ. वो तो रिलेटिव मोशन देखता है ना बस. उसे लगेगा कि इसको तो पता नहीं क्या इसमें झटके खा रहा है, तो खड़ा किसने इसको धक्का मार दिया. ये एहसास नहीं होगा कभी भी कि मैं आगे चला गया, क्योंकि मुझे इनर्शिया ओवरकम करने के लिए फोर्स मिल गया ना. जो नहीं मिलेगा बस वही दिखता है, जो मिल गया वो नहीं दिखता. आपको ये कभी नहीं दिखेगा कि आपके खुद आप जो बैठे हो आगे चले गए, क्योंकि आपको एक फोर्स मिल गया आगे ले जाने के लिए, आपका इनर्शिया ओवरकम हो गया. जो आदमी खड़ा है उसके पैरों को एक फोर्स मिल गया जो उसे आगे ले जा रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स है जो उसे आगे ले जा रहा है. ये एहसास नहीं होंगे. यही केवल दिखेगा कि ये पीछे जा रहा है, इसका धड़ ऊपरी पार्ट पीछे जा रहा है, क्योंकि इस पार्ट का इनर्शिया ओवरकम नहीं हुआ, तो ये एक्चुअली रेस्ट पे है. बस के रिस्पेक्ट में जो बस के रिस्पेक्ट में मतलब जो आदमी बस में बैठा है, वो ऑब्जर्वर ये कहेगा कि ये खड़ा हुआ मास्टर है, इसको किसी ने धक्का दे दिया या बस हो गया, इसका उम्र हो गई इसकी. When this means our feet go with the bus, the rest of the body remains where it is due to inertia related to the bus. Therefore, we are thrown backward. As soon as that happens, however, the muscular forces on the rest of the body, in some में interested हूँ नहीं. A similar thing happens when the bus suddenly stops. बस अचानक रुकती है, तो आपके पैर तो अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि आपके पैर पे वो फोर्स काम करेगा. एक कॉन्टैक्ट है ना, एक लिंक है, तो आपके पैर पे तो फोर्स काम करेगा. आपके पैर तो रुक जाएंगे, पर ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था. मेरा खोपड़ा और ऊपर पार्ट ऑफ द बॉडी ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, ये तो बेचारा आगे ही जाता रहेगा. इसको तो किसी ने रोका है नहीं. तो फिर अगर बस रुकेगी तो हम आगे गिरेंगे, क्योंकि हमारे पैर तो रुक गए हैं, पर हमारा धड़ अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज स्टिल इन मोशन. तो हाउ बस a similar thing happens when the bus suddenly stops. Our feet stop due to the friction, which does not allow relative motion with the feet and the floor of the bus, but the rest of the body continues to move forward due to inertia. We are thrown forward. The bus, ये muscular forces वगैरह की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है. इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो मैं लिखवा था. या चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए. What happens when a bus suddenly accelerates? What happens when a bus suddenly accelerates? स्कूल एग्जाम के हिसाब से लिखवा रहा हूँ, हालांकि स्कूल एग्जाम्स में भी आजकल ये कुछ क्वेश्चन आते नहीं. लिख दीजिए. What happens to a person standing in a bus? What happens to a person standing in a bus when a bus suddenly starts? Accelerate या starts. तो बस यही लिख दीजिए कि feet is in contact with the floor. हमारे feet जो है they are in contact with the floor. Frictional force between them accelerates the feet along with the bus. Frictional force between them accelerates the feet along with the bus, and no force is transmitted to the upper part of the body. No force acts on the upper part of the body. No force is transmitted on the upper part of the body. It remains where it was. जहां था ये वहीं रहता है. पैर आपके आगे चले गए और धड़ वहीं रह गया जहां था. No, फिर से लिख दीजिए. So our feet go with the bus. Our feet go with the bus, but the rest of the body remains where it is due to inertia. पैर आगे चले गए फोर्स के कारण और
अपर बॉडी वहीं रही जहां थी ड्यू टू इनर्शिया. So related to the bus, that is for an observer sitting in the bus. That is for an observer sitting in the same bus. For an observer sitting in the same bus, the standing person is thrown backward. आपके पैरों का इनर्शिया ओवरकम हो गया, फ्रिक्शन उन्हें आगे ले गया और आपके शरीर के ऊपरी पार्ट वहीं रह गया जहां था इनर्शिया के कारण. इसलिए हमें ये फील आता है कि हमको वो जो आदमी बैठा है उसको केवल ये दिखता है, क्योंकि वो खुद भी आगे गया, मेरे पैर भी आगे गए, जो मोशन हो गया वो नहीं दिखता और जो नहीं हुआ केवल वही दिखता है, ये वहीं रह गया जहां था. बस यही है. एग्जाम्पल 5.1 पढ़ रहा हूं मैं आपके साथ. An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in the interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square. Acceleration दिया है. एक स्पेसशिप में एक्सेलरेशन हो रहा है और वो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है और उसमें से एक एस्ट्रोनॉट निकल लिया. An astronaut accidentally gets separated out of a small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square. यूनिट से मैंने पहचाना कि एक्सेलरेशन की बात कर रहा है. कहता है what is the acceleration of the astronaut at the instant after he is outside the spaceship. क्वेश्चन अच्छा है. जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर निकलेगा, अब उसका स्पेसशिप से कोई लिंक नहीं रहा, अब उस पर कोई फोर्स काम कर ही नहीं रहा. जब तक वो स्पेसशिप का पार्ट है तब तक वह एक्सेलरेशन जो स्पेसशिप में हो रहा है वो उसमें भी हो रहा है, और जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर आ गया देयर इज नो लिंक, और लिंक टूट गया तो अब इस पे फोर्स लगाएगा कौन? अब इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा भाई साहब जीरो. ग्रेविटी का असर हो सकता है कुछ. कहता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट at the instant after he is outside. Assume that there are no nearby stars to exert gravitational force on him. तो ठीक है, कह रहा है ग्रेविटी आप पूरी छोड़ दो, अर्थ वर्थ भी नहीं है आसपास, कोई स्टार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कहीं ऐसी जगह है जहां आसपास ग्रेविटी है ही नहीं. ग्रेविटी को पूरी तरह इग्नोर करने की बात कर रहा है. ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन कॉपी में लिख दीजिए. An astronaut separates from his spaceship. एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप से सेपरेट हो जाता है. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट आफ्टर व्हेन ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप? उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? और जवाब है जीरो. बिकॉज देयर इज नो लिंक, there is no force acting on the astronaut. And no force, no acceleration हमारे कीवर्ड है. जब लिंक नहीं है, फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन कहां से होगा? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनिए कि इनर्शिया के कारण वेलोसिटी तो मेंटेन होती है, पर इनर्शिया के कारण एक्सेलरेशन मेंटेन नहीं होता. एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए. ये लाइन आप अलग से लिख दीजिए, 4 स्टार लगा के, 3 स्टार ही लगाइए, बस लिख दीजिए. Velocity is maintained due to inertia. Velocity is maintained due to inertia, but acceleration is not maintained due to inertia. आप ये नहीं कहेंगे कि पहले उसमें एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो अब एक्सेलरेशन के कारण, इनर्शिया के कारण अब भी बाद में भी उतना ही एक्सेलरेशन है. मैं यहाँ पे ये बात भी आपसे कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा. जिस इंस्टेंट पे ये एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से निकला, उस इंस्टेंट पे जो स्पेसशिप की वेलोसिटी थी वही एस्ट्रोनॉट की भी वेलोसिटी थी, और जब ये बाहर निकल आएगा ना तो उसकी वेलोसिटी लगातार इसी वैल्यू पे कांस्टेंट बनी रहेगी. ऐसा डैश करके लिख दीजिए कि वंस द एस्ट्रोनॉट कम्स आउट ऑफ द स्पेसशिप, जब एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से बाहर आएगा, then due to inertia he will continue his motion in straight line.
he will continue his motion in a straight line with the velocity. With the velocity. With the velocity at the instant, with the velocity which he had, with the velocity which he had at the instant of separation, with the velocity which he had at the instant of separation. बस जैसे ये प्लेन से बाहर आएगा, स्पेसशिप से बाहर आएगा, तो जिस इंस्टेंट पे ये बाहर निकला है, उस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो बाद में भी वही मेंटेन रहेगी। इनर्शिया के कारण वेलोसिटी मेंटेन रहेगी, पर फोर्स के लिए तो लगातार लिंक चाहिए, फोर्स के लिए तो लगातार कॉन्टैक्ट चाहिए। हम ये भी कहना चाहेंगे कि जितनी देर तक ये एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप का पार्ट है, उतनी देर तक हर इंस्टेंट पे जो स्पेसशिप की वेलोसिटी होगी वही एस्ट्रोनॉट की भी होगी। अगर ये वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो एस्ट्रोनॉट तो कहीं आगे पीछे रह जाएगा। ऐसा डैश करके लाइन भी लिख लीजिए। As long as the astronaut is a part of spaceship, as long as the astronaut is a part of spaceship, then due to the link, the contact, due to the contact, at every instant, velocity, at every instant, velocity of the astronaut, velocity of the astronaut is same as that of the spaceship. At every instant, the velocity of the astronaut is same as that of the spaceship. समझे आप बात को? जब तक ये अंदर है, तो अगर स्पेसशिप की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एस्ट्रोनॉट की भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसको फोर्स मिल रहा है ना, कांटेक्ट है ना। जब तक इनका कांटेक्ट है, जब तक फोर्स है, तब तक इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है। और जब ये स्पेसशिप के बाहर आ गया, तब इसको इसमें इनर्शिया के कारण वेलोसिटी रहेगी, फोर्स नहीं। जिस इंस्टेंट पे बाहर ये आया है, उस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी है, इसमें अब वही वेलोसिटी रहेगी। इसके M1D के मोशन स्ट्रेट लाइन में कुछ न्यूमेरिकल हम देखते थे, जब आपसे कहा जाता था कि बलून ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते हुए बलून में से पत्थर बाहर निकल रहा है। अगर बलून ऊपर जा रहा है तो जब तक ये पत्थर बलून के अंदर है, तब तक तो हर इंस्टेंट पे पत्थर की वही वेलोसिटी है जो बलून की। पर जैसे ही बाहर आएगा, तो अब जिस इंस्टेंट बलून की स्पीड मान लीजिए 12 मीटर पर सेकेंड, तो पत्थर की स्पीड भी 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब तक ये बलून के अंदर है तब तक तो इसकी स्पीड बलून की थी। तो बलून अगर 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था ऊपर, तो पत्थर भी तो उसी स्पीड से ऊपर जा रहा था। अगर इनकी स्पीड सेम नहीं होती तो पत्थर बलून के अंदर क्यों रहता? पत्थर में भी वही स्पीड थी, इंडिपेंडेंटली। जैसे बलून से बाहर आया तो पत्थर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अगर बलून नीचे आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसके अंदर का पत्थर भी उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। जैसे वो बाहर आएगा तो पत्थर इंडिविजुअली अपनी जर्नी उसी स्पीड से जारी करेगा। उसकी इनिशियल वेलोसिटी पत्थर की हमेशा वही रहती है, तब जब वो सेपरेट हुआ। और ग्रेविटी है तो फिर हम ग्रेविटी का हिसाब लेते हैं, वरना ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं। चलिए, दैट इज ऑल अबाउट इट टुडे। थैंक यू।